हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम अंत्य शोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? अंत्य शोषण के बारे में। तो दोस्तों अंत्य शोषण क्या होता है कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ जल या नमी का अवशोषण करके फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? अंत्य शोषण कहलाती है। और अवशोषित करने वाले जो पदार्थ हैं दोस्तों, वो आपके क्या कहलाते हैं? अंत्य शोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंत्य शोषक। तो इधर देखिए दोस्तों, अंत्य शोषण पढ़ रहे हैं हम कि अंत्य शोषण है क्या? वह क्रिया जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ जैसे लकड़ी, गोंद, कपास, ये क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है, जल या नमी का अवशोषण कर, किसका? जल या नमी का अवशोषण कर फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल या नमी का अवशोषण कर फूल जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अंत्य शोषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? अंत्य शोषण कहलाता है। और जल अवशोषित जो करने वाला पदार्थ है, जल अवशोषित करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अंत्य शोषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंत्य शोषक। जैसे बीज का अंकुरण होता है। क्या होता है? बीज का अंकुरण होता है। तो जो बीज होता है वो जल का अवशोषण करके फूल जाता है, और फूलने के बाद उसमें से क्या निकलता है? प्रह और जड़ का क्या होता है? विकास। तब उसमें प्रह और जड़ का विकास होता है, तब उस बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरित होता है। तो बीज का जो अंकुरण है वो किसके द्वारा? जल का अवशोषण के द्वारा ही होता है। जल और नमी का अवशोषण करके वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। दूसरा जो उदाहरण है इसका, बरसात के दिनों में जो लकड़ी होती है, जैसे दरवाजे की लकड़ी या खिड़की की जो लकड़ी होती है, वो जल और नमी का अवशोषण करके क्या हो जाती है? फूल जाती है। ये क्या है? इसका दूसरा उदाहरण है। बरसात के दिनों में दरवाजे की लकड़ी का फूलना। दरवाजे या खिड़की की जो लकड़ियां होती है उसके कारण क्या हो जाते हैं? वो फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। देखिए, पौधों में जो प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका जो भित्तियां होती हैं वो पैक्टिन और सेल्यूलोज की क्या होती हैं? बनी होती हैं। किस किस की बनी होती हैं? पैक्टिन और किसकी? सेल्यूलोज की क्या होती है? बनी होती है। किस किस की बनी होती हैं? प्राथमिक और द्वितीयक जो कोशिका भित्तियां होती हैं वो पैक्टिन और किस किस की बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये एक जल स्नेही कोलाइड है। क्या है? जल स्नेह, यानी जल से क्या करता है? स्नेह करता है। जल स्नेही कोलाइड है और अत्यधिक मात्रा में जल का क्या करता है? अवशोषण करता है। अत्यधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं दोस्तों? जल अवशोषित करते हैं। अब इसको देखिए, अंत्य शोषक को या अंत्य शोषण को कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं? प्रभावित करने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं? अंत्य शोषक को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। अंत्य शोषक की बनावट पहली क्या है कि जैसे अंत्य शोषक है जो किस प्रकार की आकृति का बना हुआ है। ढलान आकृति का है तो उस पर पानी नहीं रुकेगा। क्या नहीं रुकेगा? पानी नहीं रुकेगा। तो पानी नहीं रुकेगा तो उस पे उसका पानी का जो लकड़ी है वो अवशोषण भी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? अवशोषण। तो ये मेन बात किस पर? अंत्य शोषक की बनावट पर निर्भर करेगा। दूसरा है जल विभव का अंतर, यानी उनमें जल का जो विभव है उसका डिफरेंस क्या है। अब देखिए इसके महत्व क्या है। अंत्य शोषण के महत्व क्या है? पहला महत्व है अंत्य शोषण के कारण बीजों के अंकुरण के समय स्फुटन में मदद मिलती है। क्या होती है? बीजों के अंकुरण, स्फुटित होते हैं बीज। अंकुरित होने के बाद उनका स्फुटन होता है, और स्फुटन होने के बाद उनका जो बाहरी आवरण होता है वो क्या हो जाता है? हट जाता है। तब उनमें से प्रह और जड़ निकल कर चलती है। तो इसमें देखिए, तो अंत्य शोषण के कारण बीजों के अंकुरण के समय स्फुटन में क्या मिलती है दोस्तों? मदद मिलती है। दूसरा है कई पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया, पुनर्जीवन नई जीवन की क्रिया इनमें जल प्रिय या जल स्नेही कोलाइड की उपस्थिति के कारण होती है। हाँ, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है जल विभव अवधारणा। तो जल विभव अवधारणा थी
इसका जो प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था वो कौन कौन से थे? एक तो आर के स्लेटियर थे और दूसरे थे एस.ए. टायरर। इन दो वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया था दोस्तों? प्रतिपादन किया था। कब किया था दोस्तों? वो किया था 1960 में इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो जल विभव अवधारणा है क्या? ये दो वैज्ञानिकों ने तो इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो इधर देखिए दोस्तों कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, किसकी? प्योर जो वाटर होता है उनके जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं किसी विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, किसी विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है, किस किस का? शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर और किसी विलयन में जो मिला हुआ जल है उसकी मुक्त ऊर्जा का अंतर ही दोस्तों क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। इसे दोस्तों जो व्यक्त करते हैं इसे साई डब्ल्यू से इसे क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? इसे साई डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? बार होता है। इसे बार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? बार के द्वारा इसे क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए इसी में शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। क्या होता है? शुद्ध जो जल होता है, प्योर वाटर होता है, उसका जल विभव क्या होता है? अधिकतम। और अधिकतम कितना माना जाता है? वो दोस्तों क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? अतः किसकी? नेक्स्ट देखिए, अतः किसी विलयन में उपस्थित जल का विभव हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किसी विलयन में उपस्थित जो जल है उसका जो जल विभव होगा यानी क्या होगा? उसका जल विभव ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जो दोस्तों शुद्ध जल होगा उसका मान हमेशा क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। और जो विलयन में उपस्थित जल है उसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जो जल विभव है दोस्तों इसे निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। इसके द्वारा जल विभव को दोस्तों व्यक्त किया जाता है। जल विभव के समीकरण को व्यक्त किया जाता है। अब इसमें देखिए परासरण विभव क्या है? परासरण विभव को दोस्तों साई एस से इंगित करते हैं। किसके द्वारा? साई एक्स के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। क्या होता है परासरण विभव? इधर देखिए, किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी विलयन का, विलयन किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों? विलय प्लस विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? किसी विलयन का परासरण दाब, उसके जल विभव के, उसके किसके ध्यान देना? किसी विलयन का परासरण दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है। यानी जल विभव घटता है, कम होने का क्या होता है? सूचक होता है। तो जब परासरण दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक है तो इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? परासरण विभव, या इसे विलय विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो परासरण विभव कहते हैं या क्या कहते हैं दोस्तों? विलय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय विभव। एक बार इसे दोबारा से समझिए, किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का, विलयन किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों? विलय प्लस विलायक से मिलकर, और उसके जल विभव के कम होने का सूचक है। यानी जल विभव के कम होने का क्या है? सूचक है। और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? परासरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ तो दोस्तों परासरण दाब और परासरण विभव का मान होता है जो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। परासरण दाब और परासरण विभव, ध्यान देना, इनका मान दोनों का क्या होता है? 1 होता है। परासरण दाब होता है धनात्मक और परासरण विभव होता है, ये कैसे होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम इसमें परासरण विभव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परासरण विभव। इसे साई पी के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों? व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? साई पी के द्वारा इसे क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इधर देखिए दोस्तों, स्फीति दाब द्वारा जल विभव में, किसमें? स्फीति दाब किसे कहते हैं? ट्रिगर प्रेशर, फूली हुई स्फीति दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को, कि जल विभव में फूली हुई ट्रिगर प्रेशर द्वारा, यानी स्फीति दाब द्वारा जल विभव में जो कोई परिवर्तन या जो कोई प्रभाव को, जो कोई प्रभाव देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दाब विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। स्फीति दाब द्वारा जल विभव में
हुए प्रभाव को, किसमें, जल विभव में जो कोई प्रभाव आता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, दाब विभव कहते हैं। और यह हमेशा कैसा होता है, दाब विभव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। यह जल विभव को क्या करता है, बढ़ाता है। जल विभव को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम इसमें अधात्री या मैट्रिक्स। इसे साई एम के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, साई एम के द्वारा इसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जल का अवशोषण करने वाली कोशिका, जल का अवशोषण करने वाली कोशिका सतह मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सतही मैट्रिक्स। एवं इससे उत्पन्न विभव जो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स विभव। जल का अवशोषण करने वाली कोशिका है जो जल का क्या करती है, जो अवशोषण करती है, उसे क्या कहते हैं, सतह मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सतह मैट्रिक्स कहते हैं। और इससे उत्पन्न जो मैट्रिक्स विभव है, इससे उत्पन्न जो विभव है उसको दोस्तों मैट्रिक्स विभव कहलाता है। जो उत्पन्न विभव होगा उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स विभव। इसका मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यह जल विभव को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। तो एक निम्न सूत्र आपके पास उत्पन्न हो गया है जल विभव अवधारणा का, साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। तो ये आपका दोस्तों लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन आपका 5। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।